भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। 5 दिवसीय संसद सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब प्रसव के तत्काल बाद नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे तथा उसके लिए उनके माता पिता को आवेदन नहीं करना होगा। कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले रविवार को राज्य की जनता को 6 गारंटी दी, जिसमें महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए देने, 500 रुपए गैस सिलेंडर देने और किसानों को 15,000 रुपए की वार्षिक मदद देने के वादे शामिल है। देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में पिछले महीने 0 से 5 वर्ष की उम्र वर्ग के 43 लाख से अधिक बच्चे मोटापे या अधिक वजन की समस्या से पीड़ित पाए गए हैं, जो सर्वेक्षण में शामिल कुल बच्चों का लगभग 6% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर रविवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने नमो 11 कलमी कार्यक्रम की घोषणा की। सीएम शिंदे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। उत्तर रेलवे की लखनऊ डिवीजन ने चूहों को पकड़ने के लिए 3 वर्ष में 69 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद भी चूहों के आतंक से निजात नहीं मिल पाई है। राज्य सरकार द्वारा 100 रुपए की मामूली राशि पर 4 वस्तुओं से युक्त आनंद का सीधा प्रदान करने की सराहनीय पहल इस वर्ष के गौरी गणपति उत्सव में भी लागू की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के एक विकसित देश बनने के लिए अगले 25 वर्षों को महत्वपूर्ण बताते हुए लेखा परीक्षकों से प्रौद्योगिकी को अपनाने और छोटी कंपनियों को वृद्धि के लिए शिक्षित करने का अनुरोध किया। भारत ने मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी के दम पर रविवार को फाइनल में लंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों की अपात्रता को लेकर ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई आज होगी। भंडारा जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण बालक की मृत्यु। डॉक्टर का समय पर उपचार न मिलने से गर्भवती महिला के बच्चे की मौत। आखिर क्यों ऑन ड्यूटी डॉक्टर घर पर करते हैं आराम। पिता ने बच्चों की हालत गंभीर होने से 2 घंटे किया डॉक्टर का इंतजार। ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई हो और मृतक के माता पिता को मिले न्याय। शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोयाम ने कहा कि इस घटना की जांच होगी और डॉक्टर दोषी होने पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर प्रवीण सावर बांधे ड्यूटी पर न होने से बच्चों को नहीं मिला समय पर उपचार। भंडारा जिला अस्पताल में आए दिन घटनाएं बढ़ रही है। कहीं किसी महिला की डिलीवरी के समय मृत्यु हो रही है तो कहीं बालक की डॉक्टर की अलगर्जी और मनमानी के कारण और समय पर उपचार नहीं मिलने से मौत का सिलसिला बढ़ रहा है। परिजनों का ये भी कहना है कि सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करने से डर लगता है। ऐसी एक घटना भंडारा जिला अस्पताल में 18 सितम्बर को सुबह 6:30 बजे घटी, जिसमें डॉक्टर प्रवीण सावर बांधे के समय पर उपचार न करने से डिलीवरी के समय बालक की मृत्यु हो
गई। आपको बता दें कि प्रमोद गिरटकर नामक व्यक्ति ने सुबह 4 बजे के दरमियान अपनी पत्नी को भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। उस समय उपस्थित नर्स और डॉक्टर ने जांच कर बच्चा और उसकी मां को सुरक्षित बताया और नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही और डॉक्टर प्रवीण सावरबांदे इस डिलीवरी को करेंगे ऐसा कहा। वह अभी उपस्थित नहीं है, उनको जानकारी दी गई है, ऐसा नर्स ने बताया। आधे घंटे बाद बच्चे के ठोके कम होने की जानकारी पिता को दी गई। डॉक्टर उपस्थित न होने से पिता ने नर्स को कॉल करने को कहा। डॉक्टर ने कॉल उठाकर आता हूँ कहकर फोन रख दिया। इसके बाद 1 घंटा बीत गया, डॉक्टर प्रवीण सावरबांदे नहीं आए। 2 घंटे बीत गए लेकिन डॉक्टर नहीं आए। नर्स ने पिता को बताया कि बच्चे की स्थिति खराब है, बच्चे के ठोके कम होते जा रहे हैं और कुछ ही समय में मां के गर्भ में बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। 6:30 बजे के दरमियान यानी 2.5 घंटे बाद डॉक्टर ने गर्भवती महिला की जांच की और बच्चे की पेट में मृत्यु होने की जानकारी पिता को दी। अब ये सवाल उठता है कि डॉक्टर की अलगर्जी या डॉक्टर के ड्यूटी पर उपस्थित न रहना या समय पर मरीज का उपचार न करना, क्या इस कारण बच्चे की मृत्यु हुई या सरकारी हॉस्पिटल लाना इस गलती के कारण बच्चे की मृत्यु हुई है? ऐसे सवालों में भंडारा जिला अस्पताल घिरा हुआ है। पिता और मां पर एक दुख का पहाड़ गिर पड़ा। उन्होंने अपने मासूम की आवाज तक नहीं सुनाई दी। इस घटना के बाद 9:30 बजे के दरमियान प्रमोद गिरटकर की पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी की गई और मृत बच्चे को पिता के हाथों में सौंप दिया गया, जिसने अपने बच्चे की किलकारी भी नहीं सुनी, इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला और उसे मासूम को नम आंखों से अलविदा किया। पिता ने इस घटना को लेकर शिकायत की। डॉक्टर और उपस्थित कर्मचारियों को निलंबित किया जाए और मनुष्यवध का गुना दाखिल करने की मांग की है। भंडारा शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोयाम ने इस घटना की जांच करके आदेश जारी किए। साथ ही जो डॉक्टर ड्यूटी के समय उपस्थित नहीं रहते उन पर कार्रवाई करने की बात कही और अस्पताल के सीसीटीवी की जांच कर उपचार के समय डॉक्टर अस्पताल में मौजूद था या नहीं इसकी पुष्टि होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा। नाव सांग. प्रमोद गिरटकर. काय याला कोणाला भरती केलं होतं? माझ्या पत्नीला पवनी इथे भरती केलं होतं. तिथून मला रेफर केलं भंडारा ग्रामीण रुग्णालयामध्ये. किती वाजता भरती केलं होतं? सर सकाळी 4 वाजता. त्यानंतर काय याला? त्यानंतर इथं 4 वाजता आणल्यानंतर बाळाचे ठोकेमुळे त्यांनी बघितलं. इथल्या नर्स आणि एक डॉक्टर होता त्यांनी बघितलं. त्यांनी सांगितलं की बाळ सुरक्षित आहे, व्यवस्थित आहे, काही टेन्शन नको घ्या. त्याच्यानंतर त्याच्या अर्ध्या घंट्यानंतर मला सांगितलं की बाळाचे ठोके कमी होत चालले आहेत. त्यानंतर कमी होत चालल्यानंतर मी म्हणलं की ठीक आहे, दुसऱ्या डॉक्टरांना बोलवा, जे कोणी ड्युटीवर आहेत त्यांना. पण ते सर तिथं नसल्यामुळे त्यांनी फोन केलं. कोणता डॉक्टर होता ड्युटीवर? सावरबांदे सर होते, प्रवीण सावरबांदे. हां. त्यानंतर काय याला? त्यानंतर त्यांनी फोन केल्यानंतर त्यांना सांगितलं की डॉक्टर साहेब येत आहेत, थोडा वेळ थांबून जा. थोडा वेळ थांबल्यानंतर आम्ही अर्धा घंटा वाट बघितलो. त्यानंतर पण ना आलो. आम्ही पुन्हा त्या नर्सला विचारलं की डॉक्टर साहेब आले का बरं नाही आतापर्यंत? तुम्ही म्हणले की बाळाचे ठोके कमी होत चालले, डॉक्टर तर आतापर्यंत यायला पाहिजे. त्यानंतर त्यांनी सांगितलं का आम्ही 1-2 वेळा फोन केलं, थांबून जा थोडा वेळा. त्यानंतर आम्ही पुन्हा अर्धा घंटा थांबलं. आता 1 घंटा थांबल्यानंतरसुद्धा डॉक्टर साहेब आल्या नसल्यामुळे मी नर्सकडे गेलो आणि त्यांना विचारलं की मॅडम डॉक्टर साहेब आतापर्यंत आले का बरं नाही? तुम्ही म्हणले की केस थोडा डिफिकल्ट होत चालली आहे, क्रिटिकल. पण त्यामुळे माझ्या बाळाचे नुकसान होऊ शकते. तुम्ही डॉक्टरांना तुरंत आत्ताच्या आत्ता बोलवा. पण त्यांनी माझ्या शब्दाकडे न लक्ष देता त्यांनी उलट जवाब मला उद्धट शब्दांनी बोललं. त्यानंतर मी थोडा जोरात बोलल्यामुळे त्यांनी 5-10 मिनिट माझ्यासोबत बहस केलं. त्यानंतर त्यांनी डॉक्टरांना माझ्यासमोर स्पीकर ऑन करून फोन केलं. फोन केल्यानंतर डॉक्टर साहेबासोबत नर्सचं बोलणं झालं. नर्सनं सांगितलं की बाळाचे ठोकं सर येत नाही आहेत आता. तर डॉक्टर साहेब न चेक करता डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं की बाळ मरण पावलं आहे म्हणून सांगून द्या त्यांना. त्यानंतर आम्ही म्हणलं की डॉक्टर साहेबांनी चेक पण नाही केलं ना, असं कसं तुम्ही बोलत्या? त्यानंतर त्यांनी म्हणलं की डॉक्टर साहेब आल्यानंतरच ते बघतील न सांगतील. त्यानंतर आम्ही आणखी अर्धा 1 तास वाट बघितलो. त्यानंतर ते आले 6 वाजले, 6-6:15 वाजे आले. किती तास नंतर आले ते? सर 2 तासानंतर आले. मग काय याला? 2 तासानंतर आल्यानंतर त्यांनी बाळा चेक केलं तर सांगितलं की बाळ मरण पावलेलं आहे.
त्यानंतर म्हणलं की सर बाळ तर आम्ही आणलो त्यावेळी चांगलं आहे म्हणून आम्हाला सांगितलं हां. आणि आता का बरं तुम्ही म्हणता की बाळ मरण पावला म्हणून तर ते म्हणत होते की बाळ पहिलेच मरण पावला होता 1 दिवसा अगोदरच. हो. सर म्हणलं आम्ही इथं आणल्यानंतर चेक केल्यानंतर तुम्ही सांगितले आम्हाला तुमच्याच बाकी जे काही स्टॉकमध्ये आहेत त्यांनी सांगितलं की बाळ चांगलं आहे सुरक्षित आहे. तर त्यानंतर ते म्हणत होते की नाही आम्ही असं काही बोललोच नाही. माझ्यासोबत ते बहस करायला लागले. जे काही बोलले ते आम्ही बोललोच नाही असे ते म्हणायला लागले. मी म्हणलो की सर तुम्ही मला असे म्हणले होते की बाळ चांगलं आहे सुरक्षित आहे डॉक्टर साहेब येत आहे ते बोलले तुम्ही पण ते म्हणत होते की आम्ही असे बोललोच नाही आम्ही चेक केलंच नाही बाळ पहिलेच मरण पावलं होतं आम्ही पहिलेच तुम्हाला सांगितलं असे ते म्हणाले. तर मग डिलिव्हरी किती वाजता झाली? तर डिलेवरी नॉर्मलच होती सर पण त्यांनी डिलेवरी सकाळी 8:45 वाजता केलं. अच्छा. बाळाचा डोका बाहेर पण निघलेला होता सर पण त्यांनी लक्ष न दिल्यामुळे माझ्या बाळ आज मरण पावलं सर. का मागणी आहे तुमची? सर माझी मागणी हेच आहे की जे काही स्टॉफ आहेत तिथले आणि डॉक्टर होते त्यावेळी त्यांना प्रवीण सावरबांधे त्यांना निलंबित करण्यात यावे. आज माझ्या बाळासोबत असं झालं उद्या बाकीच्या बाळासोबत असंच होईल तर अशा डॉक्टरांना इथं ठेवण्यापेक्षा त्यांना निलंबित आत्ताच्या आत्ताच करण्यात यावं ही मी माग करतो. त्यांना निलंबित नाही केलं तर मी सर इथं उपोषणाला बसणार. 18 नर्सिंग छात्रों को नहीं मिला अब तक न्याय। अरोमीरा नर्सिंग स्कूल पर मंत्री के दबाव के कारण नहीं हो रही है कार्रवाई। नर्सिंग के छात्रों को न्याय नहीं मिला तो आमरण उपोषण की दी चेतावनी। अरोमीरा नर्सिंग स्कूल कई वर्षों से नर्सिंग छात्रों के साथ अन्याय करने का आरोप छात्रों ने लगाया। निवेदनों से नहीं मिल रहा नर्सिंग के विद्यार्थियों को न्याय। सितंबर बुधवार को नर्सिंग के छात्र जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठेंगे आमरण उपोषण पर। आने वाले पार्ट में देखना ना भूले अरोमीरा नर्सिंग स्कूल का बड़ा खुलासा। भंडारा शहर की जानी मानी अरोमीरा नर्सिंग स्कूल के 18 छात्राओं ने एएनएम की परीक्षा में शामिल न करने से अरोमीरा नर्सिंग स्कूल के खिलाफ 1 महीने पहले जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को निवेदन दिया था, लेकिन छात्राओं को न्याय नहीं मिलने से छात्राओं ने आने वाले 20 सितंबर बुधवार को मीडिया को बताया कि आमरण उपोषण पर बैठने की जानकारी दी। 1 महीने से नर्सिंग स्कूल के संबंधित सभी अधिकारियों को जानकारी दी गई। साथ ही प्रशासन की ओर से अरोमीरा नर्सिंग कॉलेज की विरुद्ध समिति गठित की गई। इस समिति ने भंडारे में आकर नर्सिंग के विद्यार्थियों से बातचीत की। स्कूल की ओर से हो रहे अन्याय की सारी दास्तां उस समितियों को बताई, जिसके बाद नर्सिंग छात्राओं को लगा था कि उन्हें न्याय मिलेगा, पर 1 महीना हो चुका है और एएनएम के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। ना अरोमीरा नर्सिंग स्कूल की ओर से छात्राओं के परीक्षा में बैठने की जानकारी दी गई और न ही प्रशासन की ओर से कोई जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि अरोमीरा नर्सिंग स्कूल के संचालक को मंत्रियों का सपोर्ट है, जिस कारण से अरोमीरा स्कूल पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसी जानकारी विद्यार्थियों ने दी है। जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाने के बाद उन्हें लगा कि अब न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए एएनएम की 18 विद्यार्थियों ने 20 सितंबर को आमरण उपोषण पर बैठने की जानकारी दी है। देखना है कि क्या नर्सिंग के छात्राओं को अपनी मांग के लिए जान पर खेलकर न्याय की गुहार लगाना पड़ रहा है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के अगले पार्ट में देखिए अरोमीरा नर्सिंग स्कूल का बड़ा खुलासा पार्ट 4 में।
माझं नाव सलोनी रामलाल बांबोडे आहे. मी अरोमिरा स्कूल ऑफ नर्सिंगची विद्यार्थिनी आहे. आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांना सूचनापत्र दिलेले होते की अरोमिरा नर्सिंगमध्ये कारवाई करा म्हणून, तरी त्यांनी सुद्धा आतापर्यंत काही कारवाई केलेली नाही. आमच्या ह्या प्रोसिजरला आता सध्या 1 महिना होत आहे, तरी कलेक्टर साहेब सुद्धा पण काही करत नाही आहेत. त्यांना आम्ही आता सध्या आज भेट दिली, तरी ते काय म्हणतात की माझ्या हातून जे झालं मी ते केलं, आता त्या समोरची जी प्रोसिजर आहे ते माझ्या हातामध्ये नाही आहे, तर मी काय नाही करू शकत म्हणून. तर आता आम्ही सर्व 17 विद्यार्थ्यांनी हा डिसाईड केला की आता आम्ही बुधवारपासून इथं उपोषणाला बसणार आहोत. तरी तुम्ही आम्हाला साथ द्या, आमच्या सपोर्टला राहा हीच विनंती आहे. नेहा राजेंद्र गोकोडे. मी अरोमिरा स्कूल ऑफ नर्सिंगमध्ये शिकत आहे. आम्हाला आता कंप्लेंट करून झाल्यानंतर 1 मंथ होता, तरी पण आमचा काही निर्णय लागायचा आहे. त्यामुळे आम्ही आता उपोषणाला बसण्याचं ठरवलं आहे. एका हप्त्या अगोदर आम्ही कलेक्टरांनी सांगितलं होतं की आम्ही उपोषणावर बसतो, पण त्यांनी त्याच्याविरुद्ध काहीही दखल केलेली नाही. त्यामुळे आम्ही बुधवारला उपोषणावर बसणार आहे. आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे हीच आमची मागणी आहे त्यांना. नमस्कार, मी कॉम्रेड वैभव चोपकर, राज्य सचिव ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन महाराष्ट्र. गेल्या महिन्याभरापासून ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनच्या नेतृत्वामध्ये अरोमिरा स्कूल ऑफ नर्सिंग या महाविद्यालयाने 20 ते 24 विद्यार्थिनींची फसवणूक केली, याबाबत आम्ही तक्रार केली होती आणि तसे निवेदनही सर्व प्राधिकरणांना दिले होते. मात्र यावर अजूनही या झोपलेल्या प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. त्यामुळं आता महिनाभरानंतर आम्ही ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनच्या वतीनं या संपूर्ण 18 विद्यार्थिनींना घेऊन आमरण उपोषणाला बसणार आहोत. या उपोषणादरम्यान जर कुठल्याही विद्यार्थिनीला काही झालं तर याला जबाबदार प्रशासन राहील, ह्या शासन राहील आणि जोपर्यंत आमच्या या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषणावरून माघार घेणार नाही, उपोषणावरून उठणार नाही. तेव्हा प्रशासनानं, या झोपलेल्या प्रशासनानं, शासनानं याची दखल घ्यावी आणि त्वरित या विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन यापेक्षा तीव्र असं आंदोलन करेल, हा इशारा या माध्यमातून आम्ही देऊ इच्छितो. भंडारा में पुलिस सेवानिवृत्ति कल्याणकारी संगठन और पुलिस बॉयज एसोसिएशन की ओर से जालना में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए पुलिस कर्मियों को न्याय मिले और निलंबित किए गए पुलिस कर्मचारियों को पद पर वापस ले और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों को संपूर्ण लाभ मिले। साथ ही महाराष्ट्र शासन गृह विभाग ने वेतन में बढ़ोतरी कर सभी पुलिस कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए आज गांधी चौक से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कड़कती धूप में रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दिनांक 1/9/2023 जालना येथे अंतरवाली सराटीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मोर्चामध्ये पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर निगरूनरित्या दगडफेक झालेली आहे. त्या निदर्शनामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी असोसिएशन भंडारा तसाच पोलीस बॉयज असोसिएशन भंडाराच्या मार्फत एक निषेध मोर्चा आम्ही व्यक्त करीत आहोत. माझा प्रश्न आहे सरकारला, ज्यांच्या बळावर तुम्ही आमरण उपोषण, धरणे आंदोलन, प्रत्येकरित्या मर्डर असो, दगडफेक असो, कुठलाही गोष्ट असो, पोलिसांच्या सोबतीने राहून त्यांचा आधार घेऊन तुम्ही धरणे आंदोलन आणि मोर्चे करता. आज त्या जालना स्थित त्या परिस्थितीमध्ये कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी आपले कर्तव्य बजावत होते. त्या कर्तव्य बजावत असताना काही नियमावलीमध्ये असल्यामुळे त्यांना अनधिकृत जर एखादी काही गोष्टी घडत असेल त्यावेळेस पोलीस कर्मचारी यांना लाठीचार्जचा उपाय करावा लागते, त्यांना आदेश पालन करावं लागते. त्या गोष्टीला गांभीर्याने न घेता मराठा आरक्षणामध्ये पोलीस कर्मचारी अधिकारी जवळपास 35 ते 40 अधिकारी कर्मचारी गंभीररित्या जखमी झाले. पण कुठल्याही मंत्र्याने, कुठल्याही आमदार खासदाराने, शासनाच्या कुठल्याही व्यक्तीने एक छोटीशी भेट म्हणून, सातपुरा भेटमधून सुद्धा त्या गंभीररित्या जखमी झालेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्याची भेट घेतली नाही. हे मोठी शोकांतिका आहे. याबाबत आम्ही गंभीररित्या निषेध व्यक्त करतो शासनाचा. त्यांनी या गोष्टीला गांभीर्याने घेऊन
या गोष्टीची दखल घ्यावी आणि जेही कर्मचारी अधिकारी सस्पेंड झाले आहेत, ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्याचे तात्काळ गुन्हे हे परत घ्यावे, हे आमची विनंती आहे. जालन्यामध्ये जे हिंसाचार झाले आणि त्या हिंसाचारामध्ये पोलिसांवर, महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांवर जो लाठीचार्ज झाला हा व्हायला नाही पाहिजे. त्यामध्ये महिला कर्मचारी ही अहोरात्र कार्यरत असते, पण त्यांच्यावर जो लाठीचार्ज झाला तो फार घृणास्पद असल्यामुळे त्यांच्यावर जो अत्याचार झाला आहे, जालन्यामध्ये जो झालेला अत्याचार हा सर्व लोकांनी पाहिलेला आहे, पण त्या अत्याचाराविषयी कोणीही वाचा फोडलेली नाही. पण आम्ही सेवानिवृत्त पोलीसबाई सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना आणि पोलीसबाई संघटना असोसिएशनतर्फे भंडारा यांच्यातर्फे आम्ही निवेदन देत आहे आणि सर्वांना विनंती करत आहे की आमच्या या पोलीस कर्मचाऱ्यांबद्दल सर्वांनी लक्ष द्यावे आणि कोणत्याही नेत्यांनी असा हा अत्याचार आपल्या डोळ्यांनी पाहून आंधळे बनू नये. त्यांनी सुद्धा या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर आपली सहस्र कृपा दर्शवावी आणि त्यांना भेटण्यासाठी तरी एकदा जावे अशी त्यांना विनंती आहे. सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी तसेच कार्यरत पोलीस कर्मचारी यांचे बरेच मागण्याचे प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित आहेत. मात्र शासन लहानशी सुद्धा दखल घेत नाही. माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृहमंत्री यांच्या भेटीकरिता 15 मिनिटं भेटीकरिता आम्ही त्यांना 1 वर्षापासून पत्र व्यवहार करून वेळ मागत आहोत, परंतु अजूनपर्यंत त्यांनी आमच्या शिष्टमंडळाला भेटीकरता वेळ दिलेला नाही किंवा आमच्या कोणत्याही मागणीकडे लक्ष दिलेलं नाही. पोलिसांना 10, 20, 30 प्रगती योजनेचा लाभ अजूनपर्यंत मिळालेला नाही. पोलिसांना कुटुंब कल्याण आरोग्य योजना ही मिळालेली नाही. पोलिसांना 1 वेतनवाढ अजूनपर्यंत मिळालेली नाही. पोलीस संघटनेकरता जसा शिक्षक मतदारसंघ असतो त्याप्रमाणे पोलिसांचा सुद्धा एक मतदारसंघ असायला पाहिजे, जेणेकरून आमचे एक आमदार आमची व्यथा विधानमंडळात मांडू शकतात. त्याचा प्रस्ताव शासनाने पाठविला पाहिजे. महसूल खात्याप्रमाणे पोलिसांना पगार देण्यात यावा, कारण थोड्याशा पगारात पोलिसांचं भागत नाही आणि त्यानंतर 35 ते 40 वर्ष नोकरी करून सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांचे असे दशा होऊन जातात की उपचाराकरता त्यांच्याकडे पैसे राहत नाही किंवा कोणी मदतसुद्धा करत नाही. अशा बऱ्याच मागणी 18 मागण्या आहेत, ज्याकरता आम्ही शासनाला निवेदन दिलेलं आहे. त्या मागण्या आमच्या पूर्ण करावा, शासनाने आमची भेट घ्यावी. नदी के बाढ़ के पानी में नहाने के लिए उतरे एक व्यक्ति की पानी में डूबकर मृत्यु की आशंका व्यक्त की गई थी. इस घटना में स्थानीय ग्रामीणों सहित पुलिस प्रशासन के तहत मृतक के तलाश कार्य शुरू किए गए थे. आखिरकार कुल 2 दिनों के बाद तहसील के भागड़ी के चुलबन नदी किनारे में मृतक का शव मिला है. उक्त घटना विगत 15 सितंबर को दोपहर 3 बजे के दौरान तहसील के भागड़ी में घटी थी. इस घटना में स्थानीय भागड़ी निवासी गजानन शेंडे उम्र 55 वर्ष नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई है. घटना के दिन दोपहर के दौरान घटना के व्यक्ति स्थानीय भागड़ी के चुलबन नदी के बाढ़ के पानी में नहाने के लिए नदी में उतरे थे. इसी दौरान अचानक उक्त व्यक्ति बाढ़ के पानी में डूब गया. जानकारी के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने स्थानीय ग्रामीणों से घटना के व्यक्ति के तलाश कार्य शुरू किए, जिसके अनुसार कुल 2 दिनों के बाद पानी में डूबे व्यक्ति का शव घटनास्थल से कुछ दूरी पर पानी में तैरता नजर आया. इस घटना की जानकारी मिलते ही थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में कुछ कर्मियों ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना में स्थानीय लाखांदूर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है. आगामी समय में आने वाले प्रमुख तीज त्योहारों में सांप्रदायिक सद्भाव, कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 17 सितंबर की शाम थाना परिसर टिरोडी में शांति समिति की बैठक टिरोडी तहसीलदार भूपेंद्र सिंह अहिरवार, एसडीओपी मणिकमणि कुमावत कटंगी एवं थाना प्रभारी गहलोत सिंह सेमलिया टिरोडी की उपस्थिति में आयोजित की गई, जहां अधिकारियों ने सार्वजनिक गणेश उत्सव के अंतर्गत कहां सार्वजनिक गणेश बैठाई जा रही है, इस संबंध में जानकारी ली तथा उपस्थित समितियों
समितियों के प्रभारियों को निर्देश दिया गया सार्वजनिक गणेशोत्सव शांतिपूर्ण ढंग से मनाए, जहां पंडाल हो वह इस बात का ध्यान रहे कि बिजली से कोई शॉर्ट सर्किट न हो तथा समिति में से कोई पदाधिकारी रोज रात भर पंडाल में उपस्थित रहे और यदि समिति द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो उसकी जानकारी पुलिस थाना तिरोड़ी में दे, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। गणेश विसर्जन भी शाम तक करने का प्रयास सभी समिति करे। इसी प्रकार ईद मिलादुन नबी को लेकर मुस्लिम समुदाय से आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। शांति समिति के बैठक में तिरोड़ी नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, चाकाहेती, बोनकट्टा एवं आसपास गांव के सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति के सदस्य उपस्थित रहे। अनुभाग कटंगी अंतर्गत थाना तिरोड़ी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और लोगों को बुलाया गया था। आगामी त्योहारों और तीज त्योहारों के परिप्रेक्ष्य में आने वाली मिलादुन नबी और गणेश उत्सव, उसके बाद में नवरात्रि और आचार संहिता संबंधी लोगों को समझाइश दी कि आप लोगों को नियमों का पालन करना है ताकि आगामी त्यौहार सुचारू रूप से और सही शांतिप्रिय तरीके से संबोधित हो सके और चल सके, जिसमें हमें नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि कोई ऐसा अशांति क्षेत्र ना बने और हमारे चुनाव भी संपन्न हो जाए, त्यौहार भी बहुत अच्छे से निकल जाए। पारशिवनी तहसील के कान्हा देवी शिवार के खेत में शुक्रवार को कैलाश महादेव यादगार उम्र 32 वर्ष साले निवासी दोपहर करीब 1 बजे अपने खेत में फल्ली लेने गया था। खेत के करीब 3 फेज विद्युत लाइन का तार टूटा पड़ा हुआ था, जिससे युवा किसान कैलाश का संपर्क होने से उसे बिजली का जोरदार करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शाम होने पर भी कैलाश घर नहीं लौटने से परिजनों ने उसकी तलाश की तो वह खेत में पड़ा हुआ नजर आया। वही बिजली के तार भी जमीन पर पड़े दिखाई दिए। शाम को मृतक के बड़े भाई मोरेश्वर यादगार को इसका पता चलने पर उसने पारशिवनी पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर इसकी जांच पुलिस निरीक्षक राहुल सोनवने के मार्गदर्शन में की जा रही है। जिले में अलग अलग जगह पर चल रहे शराब अड्डों पर पुलिस ने कार्रवाई कर शराब विक्रेताओं तथा जुआ अड्डा चला रहे बदमाशों पर मामला दर्ज किया गया। इन कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 24,667 रूपए का माल जब्त किया है। तुमसर पुलिस ने देवाड़ी टोली में जुआ अड्डा चला रहे विनोद सोनबाजी शहारे उम्र 48 वर्ष पर कार्रवाई कर कुल 277 रूपए जब्त किए। साकोली पुलिस ने जुआ अड्डे पर कार्रवाई कर नरेश नीलकंठ नैताम उम्र 63 वर्ष, दिगंबर उर्फ सतीश माधव वलके उम्र 28 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों के पास से नगद 12,780 रूपए व 2 मोबाइल जब्त किए। भंडारा पुलिस ने बेलाग्राम में नेहरू वार्ड में कार्रवाई कर बाबूराव राजाराम सार्वे उम्र 60 वर्ष पर कार्रवाई कर उसके पास से कुल 5 लीटर महुआ शराब जब्त की। वही तुमसर पुलिस ने सरदार वार्ड निवासी अमोल केशवराव बावने उम्र 29 वर्ष के खिलाफ कार्रवाई कर उसके पास से कुल 6 लीटर महुआ शराब जब्त की। सिहोरा पुलिस ने शुभम सुनील हेडा उम्र 22 वर्ष पर कार्रवाई कर कुल 5 लीटर शराब जब्त की है। आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई तुमसर, साकोली, भंडारा व सिहोरा पुलिस ने की। राज्य शासन ने गौरी गणपति उत्सव पर अंत्योदय व प्राथमिकता परिवार के राशन कार्ड धारकों को आनंद का शीदा दिया जाएगा। इस घोषणा के तहत गोंदिया जिले में 2,32,519 आनंदाचा शीदा किट पहुंच चुकी है। जिले के 2,32,000 से अधिक लाभार्थियों को गणेश उत्सव के दिन किट का वितरण किया जाएगा। इसी के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। यह बता दें कि अंत्योदय व प्राथमिकता परिवार के राशन कार्ड धारकों को सितंबर 2023 तक निःशुल्क तौर पर राशन कार्ड अनाज वितरित किया जा रहा है। ऐसे में शासन ने एक और घोषणा की थी कि गौरी गणेश व गणपति उत्सव पर लाभार्थियों को 100 रूपए में आनंदाचा शीदा किट राशन दुकानदारों के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें 1 किलो रवा, 1 किलो चना दाल, 1 किलो शक्कर तथा 1 लीटर पाम तेल का समावेश रहेगा। जानकारी के अनुसार गोंदिया जिले में अंत्योदय व प्राथमिकता परिवार के कुल 2,39,000 कार्ड धारक है। इन कार्ड धारकों को राशन दुकानदारों के माध्यम से राशन के अनाज का लाभ दिया जाता है। अब आनंद का शीदा का लाभ भी इन लाभार्थियों को दिया जाएगा। लाभार्थियों को आनंद का शीदा उपलब्ध कराने के लिए शासन ने गोंदिया जिला प्रशासन को 2,32,519 किट दे दी है। लाभार्थियों को किट वितरण के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है।
प्यार की खातिर घर से निकले प्रेमी युगल चलती ट्रेन से कूद गए। इसमें गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती का नागपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना शुक्रवार शाम को भंडारा रोड रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर हुई। मृतक युवक का नाम राजू, उम्र 21 वर्ष और घायल युवती का नाम पूर्णिमा, उम्र 18 वर्ष है। बालाघाट के एक युवक की पड़ोस में रहने वाली एक युवती से दोस्ती हो गई। घर में किसी को बताए बिना वह घर से निकल गए। वह गोंदिया रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इसी बीच दोनों आगे की यात्रा के लिए गोंडवाना एक्सप्रेस में सवार हो गए। घर से भागते समय दोनों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए थे। यात्रा के दौरान भंडारा रोड रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर नेरी रेलवे फाटक के पास प्रेमी जोड़े ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों का तत्काल इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवती के पैर की हड्डी टूट जाने से उसका इलाज चल रहा है। हालांकि युवती गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए उसे नागपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। ओबीसी कोठ्यामधून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये, मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे, कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मराठ्यांना देऊ नये, जातीनिहाय जनगणना करून प्रवर्गाची लोकसंख्या निश्चित करावी व त्याप्रमाणे संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती व राज्यांच्या सरकारांचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांची व सर्वांची जनगणना करून नच्चिअप्पन कमिशनच्या शिफारसीप्रमाणे 50% आरक्षणाची मर्यादा वाढवून आरक्षण द्यावे। तशीही ती मर्यादा सर्वांना 10% आरक्षण देऊन ओलांडलेली आहे। ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणतीही बाधा पोहोचविण्याचा प्रयत्न करू नये, असे केल्यास शासन ओबीसीच्या 346 जातीच्या रोष पत्करावा लागेल अशा मागण्यांसाठी ओबीसी जनगणना परिषदेच्या वतीने भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाला बसले आहेत। या प्रसंगी शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते। माझं पूर्ण नाव अरुण विठोबा लुटे। आम्ही आज या ठिकाणी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या म्हणजे ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या विरोधामध्ये शासनाचा निषेध करण्यासाठी धरणे कार्यक्रमासाठी बसलेलो आहोत। आमचा मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी कुठलाही विरोध नाही, परंतु कुणबी प्रमाणपत्र त्यांना देण्यात येऊ नये, ओबीसीतलं आरक्षण त्यांना देण्यात येऊ नये, कारण अगोदरच ओबीसींना या ठिकाणी कमी प्रमाणामध्ये आरक्षण मिळतो आहे आणि त्यामुळे अजून मराठ्यांना या ठिकाणी वाटा जर देण्यात आला तर तो ओबीसींच्या कुणब्यांबरोबरच ओबीसींच्या हक्कांवरती तो गधा लादला जाईल आणि त्यामुळे त्याचा आम्ही या ठिकाणी विरोध करतो, निषेध करतो। जनगणनेचा जो प्रश्न आहे, शासनानं आजपर्यंत ओबीसींची जनगणना केली नाही आणि त्यामुळे त्यांना त्या प्रमाणामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये 52% आरक्षण मिळायला पाहिजे, ते अजून दिल्या जात नाही आणि म्हणून या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये या देशामध्ये ओबीसींची जनगणना, जातनिहाय जनगणना हा प्रश्न जो आहे तो लवकरात लवकर सोडवून त्यांना त्यांच्या वाट्यानुसार, हक्कानुसार, संख्येनुसार आरक्षण देण्यात यावं, याला कुठलाही ओबीसींचा विरोध नाही आणि म्हणून अशा प्रकारच्या शासनाच्या धोरणाला आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।